सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फ़ा देवेश। और आज मैं जा रहा हूँ एक बाइक रिपेयर शॉप में, मोटोडॉक बैंगलोर। एक्चुअली जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया होगा कि मेरा बाइक में ना वो एक इशू है, वॉबलिंग वाला इशू। वो तो है ही, मतलब 80-90 के बाद वो इशू आती है, तो वो परमानेंटली ठीक करने का मुझे लग रहा है कि अब टाइम आ गया है। एंड वो मोटोडॉक जो है ना, वो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि परमानेंटली ठीक कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या करते हैं वो लोग। तो फ्रेंड्स, मेरी ना एक्चुअली मोटोडॉक बैंगलोर से बात हो गई थी, तो उन्होंने बोला था कि जो अपना ये वॉबलिंग का इशू आता है जीटी में, वो लोग कम्प्लीटली रिजॉल्व कर देंगे। वो लोग वैसे अब उनके अकॉर्डिंग वैसे वो लोग बोलते हैं कि कौन सेट का ही यूजुअली प्रॉब्लम होता है, तो कौन सेट ही ऐसा चाहिए जो मैंने अभी तक चेंज करके नहीं देखा है। बाकी तो मैंने जैसे व्हील अलाइनमेंट और क्या क्या होता है जो भी, वो सब करके देख लिया है। एंड हैंडल का ग्रीसिंग करके देख लिया है। एंड देन टायर्स भी दोनों बदल लिए हैं, मतलब पीछे में भी मेरा पिरेली का स्कॉर्पियन ट्रेल 2 टायर लगा है, एंड फ्रंट में भी पिरेली का फैंटम स्पोर्ट्स कॉम लगा है। तो टायर्स तो दोनों नए ही हैं। देखते हैं अब क्या सोल्यूशन और बच रहा है। सो फ्रेंड्स, हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। बस और कितना, मेरे ख्याल से 200-300 मीटर दिखा रहा है। वहाँ पहुँच के आप लोगों को बताते हैं कि क्या सीन है, गाड़ी अभी बनेगा या फिर छोड़ना पड़ेगा, और क्या क्या इश्यूज़ हैं, कैसे ठीक होगा। पहुंच गया हूँ मैं ऑलमोस्ट। अब देखते हैं गाड़ी कहाँ खड़ा करना है। यहाँ पे गाड़ी खड़ा कर देता हूँ और अभी बात करता हूँ क्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कौन सेट का इशू था, तो अभी कौन सेट चेंज करके देखेंगे कि कौन सेट का ही क्या इशू आ रहा था। कौन सेट अगर चेंज करने से काम बन जाए तो बढ़िया होगा। तो ये जो नया कौन सेट हम लगा रहे हैं ना, ये वाला, ये देख लो आप लोग, NTN बियरिंग्स मेड इन जापान, ये जापान का है। तो ये सेम वाला ही ना, मतलब ये लोग लगाते हैं एंड ठीक हो जाता है। तो जो ओरिजिनल वाला है GT का, वो नहीं लगती है इसमें। ये लगाने से ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड यही सेम वाला हिमालयन में भी लगता है। तो जिसका हिमालयन में भी अगर ऐसा कोई इशू होगा तो वो लगा सकता है ये चीज़। तो ये वो कौन सेट है, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हो, ये पुराना कौन सेट, हाँ ये पुराना कौन सेट है, आप देख सकते हो। एंड ये नया वाला है जो मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया था, जापानीज़ कंपनी का। तो यही अभी लगेगा। इसका मैं वैसे जो कॉस्ट वगैरह है वो आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा कि क्या कॉस्टिंग आया था इसका। अभी तो आप देखो यहाँ पे कौन सेट जो है ये, इसी में आपको थोड़ा सा बढ़िया से ग्रीसिंग करके वो डालना रहता है। तो ये अभी भैया पुराना कौन सेट निकाल रहे हैं, तो वो ऐसे करके निकाला जाता है मार मार के, एंड उसके बाद नया वाला लगेगा इसमें। तो यही है नया वाला कौन सेट। पहले ग्रीस लगाया जा रहा है ताकि अंदर अच्छा फिटिंग हो जाए। तो टायर की फ़िटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। एंड नया ब्रेक पैड भी लग गया है, रॉयल इनफील्ड वाला। एंड जो मैंने बोला था वो जो अपना कौन सेट है वो नया लग गया। अभी देखते हैं सब कुछ फिट कर देने के बाद, अब देखते हैं कि इसका क्या रिस्पांस है। मेरे को लग रहा है कि पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहले भी यहाँ पे ऐसा बाइक्स आए हैं जिसको कौन सेट बदलने से ही सारा इशू ठीक हो गया। एंड मेरा क्योंकि कौन सेट के अलावा भी जितना चीज़ है वो सब चीज़ ऑलरेडी चेंज है, कि टायर भी नए हैं, आगे वाले पीछे वाले भी। सो फ्रेंड्स, आज है एक्चुअली दूसरा दिन है आज। पहले दिन तो जब मैं गाड़ी बनाने गया था अपना वॉबलिंग इशू सॉल्व करवाने के लिए, तो उस दिन तो नहीं हो पाया था, एक्चुअली बहुत लेट हो गया था। एंड हम लोग ने एक ही तरीका जो था, मतलब अपना कौन सेट चेंज करने वाला वही किया था।
तो वो करने के बावजूद भी मतलब मेरा ऐसा होता ना कि मेरे गाड़ी में फिर भी वॉबल हो रहा था, मतलब 90 के बाद वॉबल हो रहा था। तो क्योंकि उस दिन लेट हो गया था, तो मैं उस दिन तो मैं बोला कि चलिए मैं दोबारा आता हूँ, फिर मोटर डॉक में आऊँगा। तो आज एक्चुअली 2 दिन के बाद मैं फिर से गया था मोटर डॉक में, एंड अभी लिटरली मेरा जो वॉबलिंग पूरी अच्छी तरीके से ठीक हो गया है। मैं बताता हूँ कि आज इस बार क्या किया गया था। बाइक में ये था कि जो रिम है आगे का और पीछे का दोनों ही बेंड था, थोड़ा थोड़ा बेंड था, बहुत ज़्यादा बेंड नहीं था बट थोड़ा थोड़ा बेंड था, जिसके चक्कर में वॉबल हो रहा था। एंड वो आशीष ने पता किया। आशीष जो है मोटर डॉग के ओनर हैं, तो उनका अच्छा एक्सपीरियंस है गाड़ी को लेकर के हर तरह का। एंड उनको लगा कि अगर कौन सेट बदल चुका है फिर भी अगर वॉबल कर रहा है तो कहीं ना कहीं पक्का व्हील को लेकर कुछ दिक्कत होगा, क्योंकि व्हील को लेकर जनरल दिक्कत होता नहीं है ज़्यादातर लोगों का, बट मेरे केस में व्हील को लेकर ही दिक्कत था। मुझे ऐसा लग रहा था कि व्हील को लेकर दिक्कत नहीं होना चाहिए था, जस्ट बिकॉज इसलिए कि मैं कुछ समय पहले ही अपना ये जो है व्हील अलाइनमेंट वगैरह कराया था। एंड थोड़ा सा मेरा बेंड था, वैसे फ्रंट वाले में बेंड था, तो बेंड को ना हीट करके ठीक कर दिया गया था। एक यहाँ पर मैं आपको शायद अपना वीडियो में नहीं पता, मुझे याद नहीं बताया था कि नहीं, बेंगलुरु मोटरसाइकिल्स के यहाँ पे मैं गया था। तो मेरे बाइक में एक्चुअली बहुत सारे इश्यूज थे उस समय, तो वो सब मैंने रिजॉल्व करवाया था। उसी में आगे का बेंड था उसको भी ठीक करवाया था, बस मतलब माइनर सा बेंड था जो वो लोग ने हीट करके ठीक कर दिया। तो मुझे लगा कि ठीक है, अब उसके बाद तो पता नहीं चला। फिर अभी जाके जब वापस से मतलब चेक किया गया तो पता चला कि आगे और पीछे दोनों का बेंड है। तो ये चीज़ बहुत गलत था, बेंड था और मेरे को पता नहीं था। तो बेंड को पहले तो ठीक करने का जो प्रॉपर तरीका होता है, 2-3 तरीका होता है। एक तो आपका ट्रेडिशनल तरीका जो आई थिंक सबको पता ही होगा, हथौड़ा से मार के सीधा करते हैं। एंड वो जो तरीका है ना, वो ऐसा है कि करते बहुत लोग हैं बट परफेक्शन सबके पास नहीं होता। मतलब ऐसा होता है कि वो कर तो देते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करा रहे हो, किस लोग से करा रहे हो, उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो हो गया। एंड दूसरा वो तरीका होता है हीटिंग वाला, जो आप हीट करके उसको फिर आप शेप को सही से फिर से सही करो। तो उससे क्या होता है, हीटिंग वाले में थोड़ा ये होता है कि कलर वगैरह आपका चला जाता है एंड शेप भी बिगड़ने के चांसेस होते हैं रिम का। जैसे कि मैं बात कर रहा था, बेंड ठीक करने का जो तरीका होता है, एक तो ट्रेडिशनल वाला होता है और एक हीटिंग वाला होता है। तो हीटिंग वाला जो तरीका है ना, वो प्रेफर्ड नहीं है अगर आपका स्पोक रिम है तो, क्योंकि स्पोक रिम में क्या होता है ना, वो थोड़ा सा शेप सही से नहीं बैठ पाता है। ठीक है, मतलब हीटिंग करके आप उसको सही कर दोगे बट वो क्या होता है, एक्सपैंड करने लग जाता है, तो वो सही से फिर उसका शेप बदल जाता है, उसका डिफॉर्मेशंस आ जाती है उसमें। तो इसी चक्कर में मुझे लग रहा है कि हो सकता है आगे वाला में ये दिक्कत आया होगा। और पीछे वाले रिम में तो मेरे को आइडिया नहीं कि कब हुआ क्या हुआ, क्योंकि पीछे वाले रिम में मेरे को क्योंकि इतना आइडिया रहता है कि बैंगलोर की जैसे रोड है, जैसे कि आप अभी मैं दिखाऊंगा आगे जाके कहीं पर, कि थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा ही अनइवन रोड्स है। तो गाड़ी जितना तेज़ चलती है, अब उतना भी तो मतलब प्यार से तो नहीं चलाता हूँ मैं, उतना भी थोड़ा सा तो गाड़ी तेज़ चलती है। एंड कभी कभार कहीं पर बम्पर आया, गड्ढा आया तो कुदा दिया, तो क्योंकि इसका स्टिफ सस्पेंशन है थोड़ा सा, तो उससे भी होता है कभी कभार कि रिम पे असर पड़े, उसी से हुआ होगा कुछ। बेंड सही करवा दिया फ्रंट वाला और बैक वाला, एंड बेंड करवाने के बाद उन्होंने टेस्ट भी किया अराउंड 140-150 तक, एंड कोई भी वॉबल नहीं आ रहा था। मैं आप लोगों को हो सकता है अभी तो नहीं दिखा पाऊंगा उतना ज़्यादा स्पीड, और वैसे भी उतना ज़्यादा स्पीड जनरली मैं नहीं चलाता हूँ, एंड सिटी में तो और भी पॉसिबल नहीं है। बट मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि 80-90 मतलब जो 100 वाला स्पीड है उसमें वॉबल नहीं हो रहा है। ये देख सकते हैं 100 की स्पीड कोई वॉबल नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ पहले क्या था, 80 जैसे पार होता था वॉबल चालू हो जाता, तो अभी पूरा एकदम मेरे को ऐसा लग रहा है सही हो चुका है। एंड यही सॉल्यूशन था। बहुत लोग परेशान रहते हैं कि वॉबलिंग कैसे ठीक करना है। मैं अभी तक इतना समझ पाया ठीक करने के चक्कर में, मैं इतना बता सकता हूँ कि ज़्यादातर चांसेस जो होता है वो इसका कॉन्सेप्ट वाला इशू होता है। ठीक है, अब वो कॉन्सेप्ट वाले में क्या होता है कि अगर आप रॉयल एनफील्ड का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है उसमें इशू रहता है, ठीक है, एंड आप उसको रिप्लेस करके भी क्या फ़ायदा, क्योंकि आप जब भी देखोगे जो भी बाइक होता है GT वगैरह,
नई नई बाइक में भी जो वॉबलिंग इश्यूज आने लग जाते हैं। अगर नया ही कॉन्सेप्ट में अगर फिर से नया कॉन्सेप्ट हटा के फिर से नया कॉन्सेप्ट ही लगाना है और सेम कॉन्सेप्ट लगाना, तो कैसे ठीक हो सकता है? कुछ ना कुछ तो चेंजेस करना पड़ेगा। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट लगाया वो एक जापानीज़ वाला कॉन्सेप्ट है। यूजुअली वो ऐसा कॉन्सेप्ट है, एनटीके का शायद है, मुझे नाम सही से याद नहीं आ रहा। वो तो वैसे भी मैं आपको वीडियो में पहले दिखा चुका हूँ, उसका मैं लिंक तो नहीं डाल पाऊँगा, बट मैं आपको दिखा दूँगा, एक फ़ोटो दिखा दूँगा, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा कि वो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो लगाने से सही हो रहा है। एक्चुअली सच में सही हो रहा है, क्योंकि मोटरडॉग बैंगलोर के बारे में मैंने जितना पता किया था और मुझे पता चला था कि ये लोग जो है वही वाले कॉन्सेप्ट सब में लगा के चेक किए हैं, एंड सब जीटी और इंटरसेप्टर्स में, एंड लिटरली ठीक हो रहा है, ठीक है। यही चीज़ इसीलिए मैं गया था वहाँ पर कि मैं अपना भी कॉन्सेप्ट चेंज करके देखूँ। बट चूँकि मेरा कॉन्सेप्ट चेंज करना ज़रूरी तो था ही, बट मेरा बेंड भी था, तो बेंड सही होने के बाद अब तो और सही हो गया। तो यही बोलूँगा कि अगर किसी का में आ रहा है तो सबसे पहले तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखें। एंड एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट की एक और बात खास है कि ये जो एनटीके का कॉन्सेप्ट है ना, ये जापानीज़ कॉन्सेप्ट है, एंड ये ऐसा नहीं है कि ये बाइक के लिए बना हुआ है, मतलब सिर्फ बाइक के लिए। ये इतना अलग चीज़ के लिए काम आता है, मतलब वो बड़े बड़े गाड़ी सब नहीं होते हैं, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काम आता है। तो लकीली क्या है कि एनटीके का एक ये कॉन्सेप्ट जीटी के कॉन्सेप्ट के साइज से मैच कर जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जीटी में भी ये लगना चालू हो गया एंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। और हाँ, बाकी मैं एक और चीज़ बोलूँगा वॉबलिंग को लेकर के। वॉबलिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट होता है लोगों के मन में कि क्या टायर में कोई इशू है। मेरे को ना एक चीज़ तो पता चला कि टायर में बहुत रेयरली कोई चांस होगा कि टायर में इशू होता है, कि आपका फ्रंट टायर बदल लो। जैसे लोग बोलते हैं ना कि अच्छा वॉबलिंग हो रहा है तुम फ्रंट टायर बदल लो या बैक टायर बदल लो। भाई बात बात पे टायर नहीं बदल सकते, टायर की कोई इशू नहीं रहती है, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट का इशू रहता है, या फिर आपका अगर रिम बेंड हो गया, जैसे मेरे में बेंड हो गया था, तो वो इशू रहता है बस। और फिर भी अगर थोड़ा मोड़ा जो और कोई चांसेस होता है वो ये होता है कि आपका जो हैंडल है उसको बढ़िया तरीके से टाइट या ढीला नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट होने से भी दिक्कत होता है और बहुत ज़्यादा ढीला होने से भी दिक्कत होता है, तो वो सही करवाना रहता है आपको। बाकी मेरे बाइक में जो ये इशू था बहुत मेरे को लग रहा शायद 4-5 महीने से था, बट फाइनली ये ठीक हो गया एंड मैं फाइनली इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ विद सॉल्यूशन। क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस में आप अगर देखोगे तो सॉल्यूशंस मैक्सिमम वीडियोस में नहीं होता है। अगर होता भी है तो मुझे तो नहीं पता, मैंने तो वो सब कुछ ट्राई करके देखा, बट ये वाला तो मैं कुछ नया है, क्योंकि मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट वाला तो नहीं देखा था कि जापानीज़ कॉन्सेप्ट वाला। तो ये वीडियो मैं बनाया हूँ, और भी लोग बनाए होंगे बट मैंने नहीं देखा, हो सकता। तो ये मेरा तरफ से ये सॉल्यूशन ये है। तो अब चूँकि मेरा बाइक पूरा सही हो गया, तो हाँ, अब मैं प्राइसिंग के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। मुझे जहाँ तक प्राइसिंग कॉन्सेप्ट का, तो प्राइसिंग मुझे याद है 1800 है, आई थिंक 1800 था प्राइसिंग कॉन्सेप्ट का, एंड जो लगी थी मुझे 1800, एंड जो मेरा बैंड ठीक करने का मुझे लगा था अराउंड 1800 और लगा था, फ्रंट एंड बैक दोनों मिला के, ठीक है। तो 1800 उसका भी लगा था, तो यही खर्चा मेरे को आया है मेनली। एंड हाँ, कुछ बेसिक अपना जो लेबर चार्जेस है वो लगा है मुझे, एंड वो मेरे को ऐसा लगता है वही 300-500 के करीब लगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसका ऐसा है कि वो जो मोटरडॉग का जो चार्जेस है वो मुझे लगता है रीज़नेबल है, उतना लग सकता है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अगर रॉयल एनफील्ड का आप शोरूम जाते हो ना, तो छोटा मोटा काम का भी इतना 300-400 ये तो लग ही जाता है। ऐसा नहीं है कि ओवर प्राइस या कोई आफ्टर मार्केट में कुछ कराने से, क्योंकि शोरूम में भी इतना पैसा लग ही जाता है। तो यही मेजर मेरा खर्चा लगा था। एंड जो शायद वीडियो में मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था कि मेरा जो फ्रंट ब्रेक पैड है वो मैंने चेंज करवाया था, तो उसका 2000 रुपये लगा था। तो यही मेजर खर्चा आया था, मतलब मोरलेस मुझे कितना 18-36 और 2500 एंड कुछ और मिला के 6500 रुपये खर्चा आया, 6.5, हाँ 6.5 ऐसे कुछ आया था। एंड मोटरडॉग का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा लोकेशन का, फ़ोन नंबर के साथ। क्या मैं यही सजेस्ट करूँगा जिसको भी किसी तरह का इशू होगा तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं मोटरडॉग को।
एंड यही है फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए आगे भी लेते आऊँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Pray that you'll be dead to me.